दोस्तों, आज की कहानी शुरू करते हैं अलीगढ़ के साधु आश्रम रोड पर। पनेठी से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पर जली हुई एक कार खड़ी थी जिसमें एक लाश पड़ी थी। सूचना मिलते ही डॉक्टर विनोद कुमार उस स्थान पर पहुंच गए जहां जली हुई कार खड़ी होने की बात बताई गई थी। जहां वह जली हुई कार खड़ी थी वह इलाका सुनसान था। दूर दूर तक कोई बस्ती नहीं थी। शाम होते ही उधर आना जाना बंद हो जाता था। इससे थाना प्रभारी ने अंदाजा लगाया कि इस कार को कहीं बाहर से लाकर यहां जलाया गया है। घटनास्थल के निरीक्षण में उन्हें कार से कुछ दूरी पर शराब और पेट्रोल की बोतलें पड़ी मिली। इससे लगा कि वारदात को अंजाम देने में कई लोग शामिल थे। इससे पुलिस को लगा कि हत्यारे मृतक के दोस्त रहे होंगे। किसी बात पर आपस में झगड़ा हुआ होगा और मारपीट में इसकी मौत हो गई होगी। अपराध छिपाने के लिए इसे यहां लाकर कार सहित जला दिया गया होगा। कार की नंबर प्लेट सलामत थी। डॉक्टर विनोद कुमार ने घटना की जानकारी एसएसपी राजेश पांडे को दे दी थी। इसके बाद कार के नंबर के आधार पर मृतक के बारे में पता किया गया। जानकारी के अनुसार मृतक का नाम रिजवान था। वह दिल्ली का रहने वाला था, जहां उसका बिल्डिंग बनाने का कारोबार था। शिनाख्त होने के बाद घटना की जानकारी उसके घर वालों को दे दी गई थी। इसके बाद उसी दिन घटना की सूचना देने वाले अर्जुन सिंह की ओर से अपराध संख्या 422/2017 पर धारा 302, 427 के अंतर्गत रिजवान की हत्या का मुकदमा थाना हरदुआगंज में दर्ज हो गया। सूचना पाकर मृतक रिजवान के घर वाले अलीगढ़ पहुंच गए थे। पुलिस को कार की तलाशी में लाश के साथ एक जला हुआ मोबाइल फोन मिला था। घर वालों के पहुंचने के बाद पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर कार में मिला सामान जब्त कर लिया। पुलिस ने घर वालों से पूछताछ शुरू करी तो घर वालों का कहना था कि उन्हें पता नहीं कि रिजवान यहां कैसे पहुंचा। वह तो अलीगढ़ जाने की बात कहकर घर से निकला था। उसने कहा था कि अलीगढ़ में उसे किसी से 1.5 लाख रुपए लेने हैं। पूछताछ में पुलिस को पता चला कि रिजवान ने 2 शादियां की थीं। दोनों पत्नियों से उसका तलाक हो चुका था। दूसरी पत्नी शाजिया परवीन से विवाद के कारण तलाक हो गया था। शाजिया ने रिजवान के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी थी, जिससे रिजवान को जेल जाना पड़ा था। 16 दिन पहले ही वह जमानत पर जेल से बाहर आया था। रिजवान की 2 तलाकशुदा बीवियों की जानकारी मिलने पर पुलिस की जांच का दायरा बढ़ गया। दोनों ही बीवियां शक के घेरे में थीं। रिजवान की दूसरी बीवी शाजिया परवीन टीचर थीं, जिसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर के एक सरकारी स्कूल में थी। घर वालों से थाना प्रभारी डॉक्टर विनोद कुमार ने विस्तार से पूछताछ की तो शाजिया परवीन और उसके घर वालों से भी पूछताछ की गई। पुलिस ने मृतक रिजवान की पहली पत्नी नाजरीन के मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया था, क्योंकि उसकी हरकतों से पुलिस को उस पर शक हो गया था। पुलिस को समझ में आ गया था कि कातिल इलाके से परिचित थे, इसीलिए उन्होंने घटना को यहां अंजाम दिया था। सर्विलांस द्वारा पुलिस को पता चला कि नाजरीन की सोनू से लगातार फोन पर बातें हो रही थीं। सोनू गाजियाबाद का रहने वाला है। पुलिस ने दोनों की बातचीत सुनकर पुलिस को पता चल गया कि सोनू नाजरीन का प्रेमी है। घर वालों ने भी इसकी पुष्टि कर दी थी। पुलिस के सामने कुछ नाम और भी आए, जिसमें एक शाहरुख था जो नाजरीन का भाई था। इसके अलावा अफरोज और आशू नाम भी था। थाना प्रभारी ने गाजियाबाद पुलिस से संपर्क किया तो पता चला कि सोनू और अफरोज 25 आर्म्स एक्ट के तहत अपनी गिरफ्तारी दे चुके था, जिनमें से अफरोज को जेल भेजा जा चुका था। डॉक्टर विनोद कुमार ने तुरंत सोनू को जेल भेजने से रुकवाया और गाजियाबाद पहुंचकर उसे हिरासत में ले लिया। सोनू को लेकर पुलिस हरदुआगंज आ गई। सोनू से सख्ती से पूछताछ की गई तो पता चला कि रिजवान की हत्या में उसकी प्रेमिका और रिजवान की पूर्व पत्नी नाजरीन भी शामिल थी। इसके बाद पुलिस ने नाजरीन को भी हिरासत में ले लिया। पूछताछ में पहले तो वह इधर उधर की बातों से पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब उसे बताया गया कि सोनू गिरफ्तार हो चुका है और उसने सच्चाई बता दी है, यह चलते ही वह डर गई और उसने हकीकत बता दी। दोनों से की गई पूछताछ के बाद रिजवान की हत्या की जो कहानी सामने आई वह कुछ इस प्रकार थी। मोहम्मद सुल्तान मूल रूप से आलमबाग अलीगढ़ के रहने वाले था। उनके परिवार में पत्नी के अलावा 3 बेटे और 5 बेटियां थीं। रोजी रोटी के सिलसिले में करीब 25 साल पहले वह दिल्ली आ गए थे। दिल्ली की एक कंपनी में सुरक्षा गार्ड की नौकरी करके वह अपने परिवार का पालन पोषण करने लगे। बच्चे जवान हुए और कारोबार से लग गए।
बड़ा बेटा रिहान उबर कैब में टैक्सी चलाने लगा तो रिजवान ने बिल्डिंग बनाने का काम शुरू कर दिया। फरहान किसी कंपनी में नौकरी करने लगा। बेटों के काम पर लगने से सुल्तान का परिवार सुखी और संपन्न हो गया। उसने मुरारी रोड बटला हाउस में अपना मकान बनवा लिया। परिवार में सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन समय ने कब करवट ले लें इसकी खबर किसी को नहीं होती है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के काम से रिजवान की अच्छी कमाई हो रही थी। उसके लिए रिश्ते की तलाश शुरू हुई। किसी के माध्यम से दक्षिण पूर्वी दिल्ली के शाहीन बाग निवासी साबिर अली की बेटी नाजरीन से शादी का प्रस्ताव आया। दोनों तरफ से बातचीत के बाद उनका रिश्ता तय हो गया। फिर जल्दी ही रिजवान और नाजरीन का निकाह हो गया। यह सन 2008 की बात है। निकाह के कुछ दिनों बाद ही नाजरीन के व्यवहार में बदलाव आ गया, जिसकी वजह से घर में कलह रहने लगी। दरअसल नाजरीन पति के साथ परिवार से अलग रहना चाहती थी। इसी बात को लेकर वह रिजवान से लड़ती झगड़ी रहती थी, जबकि रिजवान घर वालों से अलग नहीं होना चाहता था, पर पत्नी की जिद के आगे उसे झुकना पड़ा। उसकी बात मानते हुए उसने ओखला विहार में किराए का एक फ्लैट ले लिया और उसी में नाजरीन के साथ रहने लगा। नाजरीन और रिजवान भले ही परिवार से अलग रहने लगे थे, पर उनके रिश्ते मधुर नहीं हो पाए। इसकी वजह यह थी कि रिजवान को नाजरीन का किसी से मिलना जुलना या बातचीत करना पसंद नहीं था। रिजवान नाजरीन पर अंकुश लगाना चाहता था, जबकि नाजरीन को अपनी आज़ादी में रिजवान का दखल पसंद नहीं था। इसी वजह से उनके दाम्पत्य में तनाव रहने लगा। उसी बीच नाजरीन एक बेटी की मां बन गई। उसका नाम रखा गया फलक। रिजवान फलक से बेहद प्यार करता था, पर बेटी के आने के बाद भी माँ बाप के रिश्ते नहीं सुधर पाए। धीरे धीरे दोनों के रिश्ते टूटने की टगार पर आ गए। आखिर नाजरीन ने रिजवान से साफ कह दिया कि वह उसके साथ नहीं रह सकती है। रिजवान ने उसे समझाने की कोशिश की और बेटी के भविष्य की दुहाई दिया, लेकिन नाजरीन कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। आखिर कुछ रिश्तेदार बीच में पड़े और पंचायतें हुईं, फिर भी बात नहीं बनी और दोनों का तलाक हो गया। रिजवान ने अपनी प्रॉपर्टी से अपनी बेटी फलक के भरण पोषण के लिए और सुखद भविष्य के लिए अपना दादरी वाला 900 वर्गज का प्लॉट और एक फ्लैट उसके नाम कर दिया। यह सन 2012 की बात है। तलाक के बाद नाजरीन अपने माँ बाप के साथ रहने लगी। अब रिजवान तन्हा हो गया। वह अपने कारोबार में मन लगाने की कोशिश करने लगा। इस बीच घर के लोग उसके लिए फिर से रिश्ता तलाश करने लगे। 2 साल तक बात नहीं बनी तो रिजवान शादी.com के जरिए अपने लिए जीवन साथी खोजने लगा। मार्च 2014 में शादी.com के जरिए रिजवान की मुलाकात शाजिया परवीन से हुई, जो विधवा थी। वह एक बेटी की मां भी थी, लेकिन वह पढ़ी लिखी और काफी खूबसूरत थी। बातचीत में भी काफी सलीके वाली थी। वह सरकारी स्कूल में टीचर भी थी। उसकी पोस्टिंग उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में थी। आपस में बातचीत के बाद दोनों निकाह कर दाम्पत्य में बंधने को तैयार हो गए। शाजिया परवीन के पहले पति की मृत्यु सन 2010 में हो गई थी। वह अपने माँ बाप और बेटी के साथ दिल्ली के वजीराबाद में रहती थी। बाद में उसकी उत्तर प्रदेश में टीचर के पद पर नौकरी लग गई थी। बेटी को माँ बाप के पास छोड़कर वह सीतापुर में रहकर नौकरी करती थी। निकाह के बाद शाजिया परवीन रिजवान के साथ ओखला विहार दिल्ली में रहने लगी, लेकिन 15 दिनों बाद ही वह अपनी नौकरी करने सीतापुर चली गई। जब स्कूल की छुट्टियां होती तभी वह दिल्ली में पति के साथ रहती थी। रिजवान से निकाह करके शाजिया को लगता था कि उसे और उसकी बेटी को सहारा मिल गया है। निकाह के बाद कुछ दिनों तक सब ठीक ठाक चला, लेकिन उसके बाद शाजिया को लगने लगा कि रिजवान में बदलाव आ रहा है। रिजवान शाजिया की तनख्वाह अपने पास रखना चाहता था। यह बात शाजिया को बिल्कुल पसंद नहीं थी। उसने रिजवान से निकाह इसलिए किया था कि उसकी बेटी को पिता का प्यार मिलेगा, पर जैसा उसने सोचा था हालात वैसे नहीं थे। अतः पत्नी के रिश्तों में दरार पैदा होने लगी। कुछ दिनों बाद शाजिया को पता चला कि रिजवान अपनी तलाकशुदा पत्नी नाजरीन के पास आने जाने लगा है। यह बात शाजिया को अच्छी नहीं लगी। शाजिया ने रिजवान से पूछा तो उसने वादा किया कि अब वह नाजरीन के पास नहीं जाएगा। नाजरीन अपने प्रेमी सोनू से निकाह करना चाहती थी। इसके लिए सोनू भी तैयार था। सोनू को पता था कि नाजरीन की 7 साल की बेटी फलक के नाम रिजवान ने 900 वर्ग गज का प्लॉट और एक फ्लैट नाम किया हुआ है, तो वह कुछ और ही हिसाब लगाने लगा। नाजरीन भी इस प्रॉपर्टी को समय से पहले लेना चाहती थी, अतः सोनू के साथ मिलकर वह सोचने लगी कि यह प्रॉपर्टी उसे कैसे मिले।
तलाक के बाद नाजरीन को रिजवान से कुछ भी नहीं मिला था। जो भी मिला था फलक को मिला था। इसलिए नाजरीन सोनू के साथ मिलकर षड्यंत्र रचने लगी। इसके बाद षड्यंत्र के तहत एक दिन उसने रिजवान को फोन करके मिलने को बुलाया। रिजवान नाजरीन से मिलने पहुंचा तो उसने अपने व्यवहार पर दुख प्रकट करते हुए कहा कि जो कुछ भी हुआ वह उसे भूल जाए, मैं अब भी तुमसे मोहब्बत करती हूं। इस पर रिजवान को कोई आपत्ति नहीं थी। उस समय उसकी दूसरी पत्नी शाजिया से उसके रिश्ते ठीक नहीं थे। नाजरीन के इरादों से बेखबर रिजवान का उसके घर आना जाना शुरू हो गया। वह शाजिया से किया वादा भी भूल गया। उसे साथ लेकर वह घूमता भी था, जिसका पता शाजिया को चल गया। शाजिया को यह कतई पसंद नहीं था कि उसका पति अपनी तलाकशुदा पत्नी से संबंध बनाए रखे। शाजिया को अब महसूस होने लगा कि रिजवान से निकाह करके उसने बहुत बड़ी भूल की है। रिजवान की एक आदत गलत यह थी कि वह शाजिया की तनख्वाह पर अपना अधिकार समझता था। वह जब तब सीतापुर पहुंच जाता और उससे पैसे मांगता था। पैसे न देने पर उसे मारपीट गाली गलौज करता। कुल मिलाकर शाजिया उससे काफी परेशान रहने लगी थी। आखिर शाजिया ने रिजवान से तलाक लेने का फैसला कर लिया। 13 सितंबर 2016 को उसने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार रिजवान से तलाक ले लिया। रिजवान से तलाक लेकर शाजिया ने राहत की सांस ली। रिजवान जब तब उसे फोन करता और पैसे की मांग करता था। तलाक होने के बाद भी वह शाजिया के पास सीतापुर पहुंच जाता था। वह उसे धमकाता, जिससे शाजिया परेशान रहने लगी थी। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन रिजवान ने उससे 15 लाख रुपयों की मांग कि शाजिया ने पैसे देने से साफ मना कर दिया। तब रिजवान ने उस पर पिस्टल लगा दी। वह उसे जान से मारने की धमकी देने लगा। किसी तरह नाजरीन को जब इस बात का पता चला तो वह आग में घी डालने का काम करने लगी। वह रिजवान को और भड़काने लगी। शाजिया मानसिक रूप से काफी परेशान थी। अचानक रिजवान ने उसकी परेशानी और बढ़ा दिया। उसने शाजिया के न्यूड फोटो उसके कुछ रिश्तेदारों को भेज दिए। शाजिया को जब यह पता चला तो वह सन्न रह गई। अब पानी सिर से ऊपर गुजरने लगा था। इतना ही नहीं, रिजवान ने शाजिया को फोन कर धमकी दी कि वह उसका वीडियो भी उसके रिश्तेदारों को भेजेगा। इसके बाद तो शाजिया की घबराहट और बढ़ गई। शाजिया ने अपने रिश्तेदारों से सलाह की तो सबने पुलिस से शिकायत करने का सुझाव दिया। इसके बाद वह थाना तिमारपुर पहुंची और थाना प्रभारी को सारी बात बताई। थाना प्रभारी ने इस मामले की जांच एसआई मीनाक्षी को सौंप दी। एसआई मीनाक्षी ने जांच में मामला सही पाया और इस मामले की रिपोर्ट 1 जून 2017 को थाना प्रभारी को सौंप दी। इसके बाद पुलिस ने रिजवान के खिलाफ धारा 384, 354 और 356 के तहत मामला दर्ज कर लिया। रिजवान को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद उसे अदालत में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया था। नाजरीन को रिजवान से हमदर्दी जताने का यह अच्छा मौका मिल गया था। विश्वास बढ़ाने के लिए वह जेल में रिजवान से मिलने भी जाने लगी। सोनू के साथ वह केस की पैरवी भी कर रही थी। इससे रिजवान को लगा कि नाजरीन उसकी अपनी है, जो बुरे वक्त में उसके साथ है, जबकि नाजरीन के मन में तो कुछ और ही था। नाजरीन सोनू से निकाह करके अपनी जिंदगी को संवारने चाहती थी। इसके लिए उसे पैसों की भी जरूरत थी। वह यही चाह रही थी कि फलक के नाम लिखी प्रॉपर्टी किसी तरह उसे मिल जाए। रिजवान की जमानत के लिए उसके बहनोई जाकिर हुसैन ने काफी भागदौड़ की। आखिर 26 अक्टूबर 2017 को, यानी हत्या के 16 दिन पहले उसे जमानत मिल गई। रिजवान के जेल से बाहर आने पर घर वालों ने राहत की सांस ली। नाजरीन, सोनू और उसके साथी यह सोच रहे थे कि शाजिया और रिजवान की दुश्मनी को किस तरह बुनाए। आखिरकार योजना के अनुसार 10 नवंबर 2017 को सोनू ने रिजवान को फोन करके वैशाली मेट्रो स्टेशन पर मिलने के लिए बुलाया। रिजवान वहां अपनी कार से पहुंचा तो सोनू ने कहा कि वे लोग अलीगढ़ घूमने जा रहे हैं, वह भी उनके साथ चले तो ठीक रहेगा। रिजवान काफी समय तक जेल में रहा था, इसलिए मन बहलाने के लिए वह खुशी खुशी उनके साथ जाने को तैयार हो गया। रिजवान ने सपने में भी नहीं सोचा था कि वह खुद को खतरे में डाल रहा है। सोनू, शाहरुख, अफरोज और आशू के साथ रिजवान चल पड़ा। रिजवान की कार के अलावा उन लोगों के पास एक कार और थी। बुलंदशहर आने के बाद उन्होंने रास्ता बदल लिया। अनूप शहर होते हुए वे लोग हरदुआगंज पहुंचे। रास्ते में उन्होंने रिजवान को जमकर शराब पिलाई, जिससे वह एक तरह से बेहोश सा हो गया था। रास्ते में ही उन्होंने प्लास्टिक की बोतलों में एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल ले लिया था। नाजरीन और सोनू मोबाइल के जरिए एक दूसरे के संपर्क में बने थे।
रात 12 बजे के करीब सभी अलहदादपुर पहुंचे। रिजवान अपनी कार में बेशुद्ध सीट पर गर्दन टिकाए लेटा था। ऐसे में ही सोनू और आशू ने उसका गला घोंट दिया। इसके बाद उन्होंने बोतलों में भरा पेट्रोल रिजवान पर डाल दिया और आग लगा दी। रिजवान के साथ साथ कार भी धू धू करके जलने लगी। सुनसान इलाका होने की वजह से किसी को पता नहीं चला कि वहां क्या हुआ था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सभी अपने काम को अंजाम देकर अपनी कार से चले गए। नाजरीन और उसके साथियों ने सोचा था कि पुलिस उन तक पहुंच नहीं पाएगी, लेकिन यह उनकी भूल थी। रात 10:30 बजे रिजवान का फोन बंद हो गया तो घर वाले परेशान हो उठे। उन्होंने नाजरीन को भी फोन किया, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। घर वालों ने थाने में गुमशुदगी की तहरीर भी दे दी, लेकिन रिजवान का कुछ पता नहीं चला। अगले दिन घर वालों को अलीगढ़ पुलिस से रिजवान की जली हुई लाश और कार मिलने की खबर मिली। घर वाले अलीगढ़ पहुंचे। उनके साथ नाजरीन भी थी। घर वालों ने रिजवान की झुलसी हुई लाश की पुष्टि कर दी। इसके बाद भी नाजरीन के चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। वह अंदर ही अंदर सुकून महसूस कर रही थी। डॉक्टर विनोद कुमार ने अभियुक्तों से पूछताछ करके उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। फलक अपने दादा दादी के पास है। 7 साल की फलक अनाथ हो चुकी है। पिता की हत्या कर दी गई है और मां जेल में है। दोस्तों, आपके अनुसार इस हत्या के लिए नाजरीन और उसके दोस्तों को क्या सजा मिलनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करते हुए शेयर भी करें, ताकि बाकी लोग भी इस खौफनाक कहानी के बारे में जान सके। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर ले। मिलते हैं क्राइम की दुनिया से जुड़ी ऐसी ही एक और सच्ची कहानी के साथ। धन्यवाद।